माँ, क्या पापा मुझसे ऐसे ही नाराज रहेंगे? अपनी बेटी को कभी नहीं अपनाएंगे? बेटा, तू तो जानती है अपने पापा को, उनका गुस्सा आसानी से कहाँ ठंडा होता है। पापा की नाराजगी मुझे पल पल अंदर ही अंदर तोड़ रही है। तू परेशान मत हो बेटी, एक दिन जरूर तेरे पिता तुझे तेरे परिवार के साथ अपना लेंगे। नमिता, जिसने आज से 1 साल पहले अपने परिवार के खिलाफ जाकर ध्रुव से शादी की थी। दरअसल नमिता को अपने ही कॉलेज के एक लड़के ध्रुव से प्यार हो जाता है, जिसके चलते वो अपने पिता के सामने ध्रुव से शादी करने की बात कहती है। पर उसके पिता इस बात के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि ध्रुव एक छोटी जाति का लड़का था। नमिता, छोड़ो भी, अब कब तक सोचती रहोगी? तुम्हें तो पता है, इस हालत में अगर तुम ज्यादा सोचोगी तो आने वाले छोटे बच्चे पर भी असर होगा। 2 दिन बाद घने जंगल में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस दूर दूर से जंगली जानवरों की चीख और रोने जैसी आवाजें सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर पहले जहां गाड़ियां तेजी से एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकल रही थी, वहीं अब बहुत देर से किसी गाड़ी का कोई नाम और निशान नहीं था। ये सब नमिता को बहुत अजीब लगी। ध्रुव, हम लोग सही रास्ते पर तो है ना? अरे, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो गूगल मैप देख लो, हम लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं। मगर यहाँ तो बहुत देर से कोई गाड़ी क्रॉस ही नहीं हुई। तुम ज्यादा ही सोच रही हो। अरे, रात हो गई है, आंखें बंद करके थोड़ा रेस्ट कर लो। हमें घर पहुंचने में अभी समय लगेगा। कहते हुए ध्रुव ने अपनी पत्नी नमिता का ध्यान बटाने की कोशिश की। दरअसल अचानक ही नमिता को पेट में दर्द उठा था, इसीलिए वो दोनों डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए थे। वहीं से लौटते समय रात ज्यादा हो गई थी। घबराहट तो ध्रुव को भी हो रही थी, मगर यदि वो बताता तो नमिता और घबरा जाती, इसलिए उसने अपने चेहरे पर चिंता का कोई भी भाव आने नहीं दिया। यहाँ पर तो नेटवर्क भी नहीं है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सही रास्ते पर है या नहीं। अगर अर्जेंट ना होता तो मैं रात में निकलता ही नहीं, और ऊपर से आज अमावस्या भी है। दूर दूर तक रोशनी का कोई जरिया ही नजर नहीं आ रहा। ध्रुव थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि आते वक्त रात हो गई थी। ऊपर से घने जंगल का सन्नाटा मन को काफी भयभीत कर रहा था। हर पल एक डर का अंदेशा हो रहा था। जैसे मानो कुछ होने वाला हो। वो धीरे धीरे गाड़ी ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ काले बादल उमड़ रहे थे। धीरे धीरे बादलों का भारी जमावड़ा हो गया। आसमान में कड़कड़ाती हुई बिजली चमकने लगी। अरे, ये मौसम क्यों खराब हो गया? हाँ, कोड में खाज। मैं सोच रहा था इस हाईवे को फटाफट पार करूं, मगर लग रहा है कहीं रुकना होगा। वो मन समोस कर रह गया, क्योंकि तेज बारिश के कारण सड़क पर पानी भरने लगा था। गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। वो एक पेड़ की छांव देख वहां रुक गया। तभी बोनेट पर कुछ गिरने की आवाज आई और पानी के धार के साथ खून बहता हुआ गाड़ी के फ्रंट कांच पर नजर आया, जिसे देख नमिता की चीख निकल गई। ध्रुव भी हैरान हो उस बहते खून को देख रहा था। तभी एक खून से सने हुए हाथ का झपटा साइड खिड़की पर पड़ा। खून की छाप साफ नजर आ रही थी। ध्रुव, ध्रुव, यहाँ से चलो, जल्दी चलो। रिलैक्स, हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं। कहते हुए उसने उसी टाइम गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गाड़ी चालू नहीं हुई। अब ये क्या मुसीबत है? तुम बैठो, मैं नीचे उतर कर देखता हूँ। कहते हुए ध्रुव कार से नीचे उतरने लगा तो नमिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। ध्रुव, रात के 12 बज रहे हैं, इस वक्त नीचे मत उतरो। कहते हुए उसने उसे रोक लिया। वो लगातार गाड़ी चालू करने की कोशिश कर रहा था, मगर गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। तभी अचानक गाड़ी की बैक सीट पर एक साया आकर बैठा। गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक से कम हो गया और गाड़ी चालू हो गई। थैंक
गॉड, गाड़ी चालू हो गई। वो बारिश में धीरे धीरे गाड़ी चलाता हुआ मेन हाईवे पर आ गया। इसके बाद दोनों ने एक चैन की सांस भरी। वो लोग कुछ ही देर में अपने घर पहुंच गए थे, लेकिन नमिता के मन का डर अभी भी वैसे ही बरकरार था। यार, सब कुछ भूल जाओ, अभी इस हालत में तुम्हारे लिए इतना सोचना ठीक नहीं है। ये कहकर ध्रुव तो सो गया, मगर नमिता की आंखों में नींद नहीं थी। वो सोने की कोशिश करती, पर उसकी आंखों के सामने वही खूनी हाथ आ जाता। आधी रात का समय था। उसके कमरे का टेम्परेचर अचानक डाउन होने लगा। तभी उसे ऐसा लगा किसी ने उसके कंधे के पास आकर सांस ली हो। ठंड में गर्म सांस का एहसास उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने के लिए काफी था। वो डर गई। तभी उसे अपने पेट पर किसी के हाथ का एहसास हुआ, जैसे कोई उसके बच्चे को सहला रहा हो। ध्रुव, मुझे वैसे ही डर लग रहा है, और तुम ये क्या कर रहे हो? कहते हुए उसने ध्रुव की ओर देखा, पर ध्रुव तो सो रहा था। वो एक बार फिर पसीने में नहा गई। यदि ध्रुव सो रहा था तो उसके बच्चे को अभी किसने सहलाया? वो कमरे में इधर उधर देखने लगी, मगर कोई भी नजर नहीं आया। नमिता के मन में डर बैठ गया। उसे नींद नहीं आई। कुछ दिन ऐसे ही बीते। ज्यादा कुछ नहीं बदला था, बस नमिता का व्यवहार थोड़ा बदल चुका था। अब उसे पहले से ज्यादा भूख लगती थी, गुस्सा ज्यादा आता था। ध्रुव को लगा कि शायद प्रेगनेंसी टाइम में हार्मोनल चेंजेस के कारण ये सारी परेशानी हो रही होगी। एक शाम की बात है, ध्रुव ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। उसने अपनी पत्नी नमिता को आवाज लगाई, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। ये घर में अजीब सी बदबू कैसी फैली हुई है? ये सोचकर ध्रुव एकदम किचन की ओर भागता हुआ गया, जहां नमिता अपने हाथों में माचिस लिए खड़ी थी और कुछ अजीब तरीके से गैस की ओर देख रही थी। वह माचिस जलाने ही वाली थी कि तभी उसे ध्रुव ने रोक लिया। नहीं नमिता, ऐसा मत करना। और ऐसा कहते हुए ध्रुव ने वो माचिस नमिता के हाथों से छीन लिया। उसने तुरंत गैस बंद की। पागल हो गई हो? अभी क्या हो जाता तुम्हें पता भी है? तुम्हें पता नहीं चला कब से गैस ऑन है? पता नहीं कहां खोई हुई थी तुम। अगर आज सही टाइम पर मैं नहीं आता तो ना जाने क्या हो जाता। सॉरी ध्रुव, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, और स्मेल का तो मुझे पता ही नहीं चला। प्रेगनेंसी की वजह से पता नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। अच्छा, तुम ज्यादा परेशान मत हो, इस हालत में हो जाता है कभी कभी ऐसा। तुम रेस्ट करो, ज्यादा सोचो मत। ध्रुव को लगा कि ये सब नमिता की प्रेगनेंसी के साइड इफेक्ट है, पर यह तो अभी शुरुआत थी। एक दिन ध्रुव ने देखा नमिता आईने के सामने खड़ी होकर कुछ बड़बड़ा रही है। पहले तो उसे लगा जैसे वो आईने में देखकर अपने बच्चे से बात कर रही है, पर बाद में उसने पाया कि उसकी आंखों में प्यार नहीं बल्कि गुस्सा था। वो गुस्से में कुछ बड़बड़ा रही थी, पर जैसे ही वो नमिता के पास गया वैसे ही वो शांत हो गई। नमिता को 9th मंथ लग गया था। अब उसकी डिलीवरी में ज्यादा समय नहीं था। पिछले कुछ महीने में वो बहुत बदल गई थी। ध्रुव, मुझे लगता है कोई हर समय मेरे आसपास है। कभी लगता है कोई मुझे देख रहा है, कभी लगता है जैसे कोई मेरे पेट को छू रहा है। अब ध्रुव को भी थोड़ी चिंता होने लगी थी। इसीलिए उसने अपनी माँ को फोन करके सारी बात बताई। अरे, तू मुझे ये बात अब बता रहा है? तू जानता भी है बहू का 9वां महीना लगा हुआ है। अगर इस समय हमने उसका ध्यान नहीं रखा तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। पर तू चिंता मत कर, मैं कल ही गांव के पंडित जी से मिलकर नमिता के लिए रक्षा सूत्र बनवा कर लेकर आती हूँ। कहते हुए उन्होंने गांव के पंडित जी से अपनी बहू के लिए रक्षा सूत्र बनवाया।
और शहर अपने बेटे बहू के पास आ गई। अभी रात हो रही है। पंडित जी ने कहा था सुबह सूर्य उदय के समय अपनी बहू के दाहिने हाथ में बांध देना। नमिता, मैं कल तुम्हारे हाथ में ये रक्षा सूत्र बांध दूंगी। कहते हुए उन्होंने वो रक्षा सूत्र मंदिर में भगवान के पास रख दिया। मगर उस रात नमिता अचानक चीख उठी। ध्रुव घबरा कर उठा और देखा कि नमिता का नाइट गाउन पेट के पास फटा हुआ था और कुछ अजीब तरीके से उसके पेट पर निशान बने हुए थे। नमिता रोते हुए बोली, ध्रुव, किसी ने मुझे नाखून से खरोचा है, देखो। ध्रुव ने देखा, सच में उसके पेट पर गहरे नाखून के निशान थे, जैसे किसी जानवर ने हमला किया हो। उस रात ध्रुव पहली बार डर गया। अगले दिन वो नमिता को डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप के दौरान डॉक्टर भी हैरान था कि पेट पर ऐसा निशान कैसे आ गया। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ, मगर हो सकता है दवाइयों के कारण आने वाले साइड इफेक्ट्स के कारण हुआ। डॉक्टर की बात सुनकर नमिता गुस्से में उसकी तरफ देखने लगी और बिना कुछ कहे डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल गई। जब वो लोग घर पर आए तो माँ उनका इंतजार कर रही थी। बेटा, सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? मैं मॉर्निंग वॉक से लौट कर आई तो देखा घर पर कोई नहीं था। माँ की बात सुनकर ध्रुव ने उन्हें कल रात का पूरा वाकया सुना दिया। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अब तू ही रक्षा कर। कहते हुए उन्होंने रक्षा सूत्र उठाया और नमिता के हाथ में बांधने लगी, पर वो रक्षा सूत्र अचानक से जल गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाली? रक्षा सूत्र का इस तरह जलना किसी अशुभ का संकेत है। तुम दोनों मुझे अच्छे से याद करके बताओ, ये सब तुम्हारे साथ कब से शुरू हुआ? अपनी माँ की बात सुन ध्रुव और नमिता दोनों चौंक गए। उन्हें वही रात याद आई। जंगल, बारिश, खूनी हाथ का निशान। उन्होंने वो सारी बात जब माँ को बताई तो वो भी परेशान हो गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, कभी कभी गर्भवती औरतों पर प्रेत आत्माएं काबू पा लेती हैं। वे उस अजन्मे बच्चे को अपना मान लेती हैं। संभल कर रहना जरूरी है, वरना बच्चा और माँ दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। हमें इन दोनों का ध्यान रखना होगा। ध्रुव को माँ की बातें अंधविश्वास लग रही थी, मगर जो आंखें देख रही थी उसे भी झुटलाया नहीं जा सकता था। नमिता की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। माँ बताओ क्या करें? मैं कल ही गांव जाकर गुरुजी से मिलकर आऊंगी। कहते हुए वो अगले दिन ही गांव चली गई। इधर शहर में नमिता के चेहरे की रंगत बदल गई थी। कभी उसका पेट असामान्य रूप से फूला हुआ लगता, कभी अजीब तरीके से हिलने लगता, जैसे बच्चा नहीं बल्कि कोई और चीज अंदर हो। रात को जब ध्रुव सोता तो नमिता की आवाज बदल जाती। वह भारी कर्कश लहजे में बोलती, ये बच्चा मेरा है, मैं इसे लेकर जाऊंगी। नहीं, ये बच्चा मेरा है, इसे कोई नहीं छीन सकता। ध्रुव हड़बड़ा कर उठता तो नमिता सामान्य दिखती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। तभी उसकी माँ का फोन आया। बेटा, पंडित जी ने कहा है बहू का ध्यान रखना जरूरी है। उस पर किसी ने तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया है। अपनी माँ की बात सुनकर ध्रुव चौंक गया। मगर माँ, नमिता की ऐसी हालत नहीं है कि मैं उसे गांव लेकर आऊं। उसकी और उसके बच्चे की जान खतरे में है। तुम्हें जल्दी ही बहू को यहाँ लेकर आना होगा। ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने भी सोचा कि अब देरी करने से कोई फायदा नहीं है। उसे नमिता को लेकर पंडित जी के पास जाना ही होगा। यही सोचकर वो कमरे में नमिता के पास गया, पर कमरे में उसकी पत्नी जमीन पर गिरी हुई थी और चारों तरफ खून फैला हुआ था। वो तुरंत उसे उठाकर अस्पताल ले गया,
आई एम सॉरी, आपका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अस्पताल आने से पहले ही आपका बच्चा आपकी पत्नी के पेट में मर चुका था। यह सुनकर ध्रुव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। संभालिए अपने आप को मिस्टर ध्रुव, आपकी पत्नी की जान खतरे में है। हमें बच्चे को ऑपरेशन से बाहर निकालना होगा, पर इसमें आपकी पत्नी की जान जाने का भी खतरा है। हम ऑपरेशन तभी करेंगे जब आप हमें डॉक्यूमेंट पर साइन करके देंगे। यह सुनकर ध्रुव फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि पल भर में ही उसको इतने सदमे लगे थे। डॉक्टर, आप किसी भी तरह से मेरी पत्नी को बचा लीजिए। मेरा बच्चा तो मुझे छोड़कर जा चुका है, पर मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। ध्रुव ने तुरंत ही पेपर्स पर साइन कर दिए और डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए चले गए। तब तक ध्रुव की मां हॉस्पिटल पहुंच गई। मां देखो, ये सब क्या हो गया? मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। बेटा, तू चिंता मत कर, बहू ठीक हो जाएगी। पंडित जी बहू के नाम से गांव में महामृत्युंजय पाठ कर रहे हैं। पंडित जी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आपकी बहू और उसके बच्चे की जान को खतरा है, इसीलिए मैंने तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने पास बहू को लेकर आने के लिए कहा था। मगर माँ, ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? क्या करे बेटा, जब अपने ही दुश्मन बन बैठे हों तो गैरों की क्या जरूरत। क्या मतलब माँ? हमारी बहू पर काला जादू करके उसकी कोख को बांधा गया है, और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि खुद बहू के माता पिता ने किया है। आज अमावस है और आज से 5 महीने पहले अमावस की रात को बहू पर तंत्र किया गया था। जिसके चलते आज ही अमावस को बहू का गर्भपात हो गया। यह सब सुनकर ध्रुव को बहुत गुस्सा आया। आखिर अपने ही बेटी को कोई माँ बाप कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ देर बाद डॉक्टर ने बताया कि नमिता अब खतरे से बाहर है, उसे बचा लिया गया था। थोड़े दिन बाद वह ठीक हो गई, पर नमिता को जब यह बात पता चली कि उसके माता पिता की वजह से ही उसने अपना बच्चा खोया था, यह जानकर उसे बहुत चोट पहुंची। उस दिन के बाद से उसने अपने सारे रिश्ते अपने माता पिता से खत्म कर लिए, पर आज भी वो अपने बच्चे को खोने के दुख से